ओके, देखो, पाषाण काल मानव के इतिहास का सबसे पहला कालखंड। मनुष्य मनुष्य जो है जंगलों में पैदा हुआ। जंगलों से ही आपका मनुष्य के जीवन की शुरुआत हुई। तो शुरुआती दौर आपका जंगल में था। वाइल्ड लाइफ, बिल्कुल आपका बारबेरियन लाइफ, बिल्कुल जंगली जीव, जैसे आपका एक जंगल का जानवर होता है वैसे जीता था, बिल्कुल टाइगर टाइप का। आपका गुफाओं में सोया हुआ है, भूख लगा, उठा सुबह, गया आपका जंगल में, शिकार किया, मारा, कच्चा मांस को खाया, पेट भरा, फिर जाके सो गया, जैसे अभी टाइगर सोता है। अगले दिन फिर आपका भूख लगा, फिर उठा, फिर वही काम दोहराया। इस प्रकार से जंगली आपका जीवन, कच्चा मांस को खा करके आपका मानव जीवन की शुरुआत हुई। लेकिन हमारा तो ना तो दांत है ना पंजा है, तो आदमी अपने आप को सरवाइव कैसे करे? भाई, शेर के पास तो पंजा है, दांत है जो अपने आप से बचा लेता है वो, लेकिन हम कैसे करें? इसके लिए मनुष्य क्या करता था? आपका पत्थरों का प्रयोग करता था। शिकार करना है, पत्थर को उठाया, जैसे आप कुत्ते को मारते हैं, अभी चमकाते हैं, वैसे फेंक के मारा, शिकार किया। ओके, अगर कोई जानवर हमारे ऊपर अटैक कर रहा है तो उससे अपने बचाव करने के लिए पत्थर को जैसे हम उठाते हैं, जैसे कुत्ता हमारे तरफ आता है, रोड में जा रहे हैं, क्या करते हैं अपन? पत्थर दिखा के डराते हैं उसको। बिल्कुल उसी से अपनी सुरक्षा करता था वो। मतलब उसके जीने का साधन अल्टीमेट क्या था? आपका पत्थर। इसलिए इस काल को कहा गया आपका पाषाण काल, क्योंकि मनुष्य के सरवाइव करने का आधार ही क्या था? स्टोन। ओके, और इसी काल को बोलते हैं अपन पूर्व पाषाण काल। बात को समझना है। प्री स्टोन एज कहलाता है। प्री स्टोन एज के बाद मिडिल स्टोन एज आता है, मध्य पाषाण काल। उसके बाद आता है उत्तर पाषाण काल, पोस्ट स्टोन एज। और उसके बाद आता है नव पाषाण काल। पाषाण काल को फिर से 4 भागों में बांटा गया है। अभी जो बताया मैं वो प्री स्टोन एज है। इसकी जानकारी हमको छत्तीसगढ़ के सिंघनपुर की गुफा से मिलती है। कहने का मतलब सिंघनपुर की गुफा पूर्व पाषाण काल का है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, का नाम लिखती है? दिशा सिंह ठाकुर। जीपन बोला कर, जीपन नायक चलेगा। देखो, अचानक आपका मेंटोस खाया। जानते हो रे मेंटोस? क्यों बोल रहा हूं जानते हो? वो देखे हो? हाँ, वही वाला जो ना आपका एडवर्टाइजमेंट आता है ना, वही आपका मेंटोस। वही अपना गाड़ी चल रहा है, ऊपर कौन बैठा है? गधा। खींच कौन रहा है? आदमी। अचानक मेंटोस खाता है, देखे होगे। गाड़ी के ऊपर कौन? आदमी। खींच कौन रहा है? गधा। जो खींचना शुरू हुआ तो आज भी खींच रहा है। ऐसे हुआ था कि नहीं? दुनिया का सबसे बेस्ट एडवर्टाइजमेंट है वो। अरे बिल्कुल सेम हुआ था। खाओ कभी मेंटोस? नहीं खाया तो आज खा लेना। ओके, तो मेंटोस खाया, बुद्धि का विकास। थोड़ा सा बुद्धि का जब उसका विकास हुआ, पत्थर उठा के फेंक रहा है, उसने क्या किया? उस पत्थर को घिसना शुरू कर दिया। बुद्धि का विकास। अब घिस करके क्या बना लिया? कुल्हाड़ी, कुदाल बना लिया। मतलब माइक्रोलिथ वेपन्स। क्या बना लिया? पत्थर का सूक्ष्म औजार। पत्थर को पत्थर के रूप में प्रयोग करना और उसी पत्थर को औजार के रूप में प्रयोग करना में बहुत बड़ा अंतर है। जब उसको हम औजार के रूप में प्रयोग करते हैं तो उसका चलाना आसान हो जाता है।
और वही हुआ मध्यपाषाण काल। मध्यपाषाण काल, माइक्रोलिथ वेपन्स, द एज ऑफ माइक्रोलिथ वेपन्स, सूक्ष्म औजारों का काल। इसका एग्जाम्पल है कबरा पहाड़। क्लियर? सो के उठा, जंगल में गया, आपका खरगोश देखा, खरगोश फेंक के मारा, कुल्हाड़ी से मार लिया, मेंटोस खाया था, बुद्धि बचा है। देखा 4-5 खरगोश चल रहे हैं, एक को मारा, बोले आपका काम हो गया। ऐसा होता आ रहा था, लेकिन सोचा ससुर 4-5 तो है, एक को पकड़ा जाए। एक को पकड़ लिया, एक को मारा और एक को पकड़ लिया, अब पकड़ के लेके आया, भून से खाया एक को जो मारा था उसको। लेकिन जो पकड़ा बोला ससुर कल खाऊंगा। कल खाऊंगा बोलेगा तो गुफा में रखा उसको, पकड़ के रखा हुआ था। वो भी तो जीव है, प्यास लगा होगा, चिल्लाया होगा, भूख लगा होगा, चिल्लाया होगा। तो क्या किया, पानी ला करके दिया उसको। ओके, भूख लगा होगा, चिल्लाया होगा, चारा ला के दिया। पशुपालन की शुरुआत, उत्तर पाषाण काल। धनपुर, धनपुर या बिलासपुर से आगे जाओगे कोटा, कोटा के आगे पेंड्रा। पढ़ाया हुआ तुम लोगों को, पेंड्रा के बाजू में बताया था धनपुर, उत्तर पाषाण काल का एग्जाम। पशुपालन की शुरुआत। इसी समय क्या हुआ, चारा दिया, लाया था उसको अपने गुफा में। तो चारा मतलब घास, तो घास का दाना था। चलते फिरते में दाना खा के देखा होगा, उसको भी अच्छा लगा होगा। अभी तक मांस ही खाते आ रहा था, फिर धीरे से चारा भी उसको, वही अपना दाना, चारा मतलब घास, घास मतलब ये जो अपना धान वान होता है ना, ये सब तो चारा है। जो भी जंगल में जंगली घास के दाना को खाया तो उसको थोड़ा अच्छा लगा होगा। ओके, उसे पेट भर रहा है। चारा देने के लिए वो जो चारा लाया होगा आपका जानवर को देने के लिए, तो चारा को अपने गुफा के पास रखता था। तो अपन देखते हैं यहाँ पर गांव में कि जंगल पशु पालते हैं तो चारा देते हैं आज भी, और चारा को फेंकते हैं कहीं पर आसपास, कोठार उठार में अपना आसपास, तो जहां फेंकते हैं वहां उग जाता है। देखिए वैसा, तो वैसा वो भी उगा। अपने गुफा में अगर देते रहा होगा तो धीरे 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 जहां पर आपका रखता था चारा को, वहां पर उगना शुरू हो गया। उसको लगा कि बीज को अगर अपन डालें तो वो उग सकता है, इसकी जानकारी हो गई। ओके, तो क्या किया, वो चारा के जो बीज गिरा रहता था वहां पर, उसको उठाया और अपने गुफा के बाजू में जहां पर जगह था, वो कुदाल से खोद खाद कर फेंक दिया। फेंका तो उग गया वो। ओके, उगा तो आपका काट के चारा बन गया वो। ओके, अगले साल जब खाली हो गया वो, चारा पूरा कट गया, फिर फेंका होगा वहीं पर, फिर उग गया, फिर चारा काट लिया, फिर आपको दोहराया उसको। लेकिन देख रहा है कि पहले साल पहली बार किया तो ज्यादा चारा हुआ था, दूसरे बार किया तो कम हो गया, तीसरे बार किया तो थोड़ा और मात्रा कम हो गया, चौथा बार किया तो और थोड़ा मात्रा कम हो गया। मतलब उसको लगा कि हर बार वहीं पर उगाने से धीरे धीरे मात्रा क्या हो रही है, कम। उसने क्या किया, वो जगह छोड़ दिया। डेरी हाथ में था, जौनी हाथ में बोलते हैं, तो डेरी हाथ में कोई काम किया वो, बोले गुफा के इधर करूंगा, और इधर खोद दिया, वही बीज को लाके डाला। देखा फिर उत्पादन बढ़ गया, चारा ज्यादा हुआ। लेकिन फिर 3-4 साल किया, फिर देखा कि मात्रा क्या हो रहा है, घट रहा है। क्या किया, वहां को भी छोड़ दिया। सामने में आपका जो भी पेड़ वेड़ था, सबको कुल्हाड़ी से काटा और आपका आग जला दिया और खेत बना लिया, फिर वही काम किया। फिर 3-4 सालों में देखा वही हो रहा है, फिर कि पहले साल ज्यादा हो रहा है, दूसरे साल थोड़ा कम हो रहा है,
फिर कम हो रहा है। ओके, जब भी कम होने लगा मैं उस समझ में आ गया कि पहली साल उपजाऊपन ज्यादा था, एक बार लिया तो उपजाऊपन कम हो गया, फिर लिया फिर उपजाऊपन कम हो गया। मतलब समझ में आ गया उसको कि बार बार अगर एक ही जगह पर वो काम को कर रहे हैं, मतलब धरती की उपजाऊपन क्या होता जा रहा है, कम। तो बदल के करने से क्या होगा, लाभ। तो हर आपका 2-3 सालों के बाद अपने खेत के जगह को आपका शिफ्ट करना शुरू। तो शिफ्ट करेगा, जंगल में खेत तो है नहीं ना भाई, तो खेत बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसको जंगलों के आपका लकड़ी काटना है, काट के आपका समतल करना है, आग लगाना, तभी तो खेत बनेगा। ओके, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर, स्थानांतरित कृषि की शुरुआत। एक स्थान से दूसरे स्थान में शिफ्ट कर रहे हैं, इसलिए क्या कहलाएगा, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर। इसलिए क्या कहलाएगा आपका, स्थानांतरित कृषि। कृषि का सबसे परंपरागत पद्धति उत्तर पाषाण काल, कृषि की शुरुआत। ओके, लेकिन शिफ्ट कर रहे हो आप, 2-3 साल यहां लिए, फिर जगह चेंज की, फिर 2-3 साल लिए, फिर जगह चेंज। इसको बोलते हैं कृषि की सबसे परंपरागत पद्धति, मतलब शिफ्टिंग एग्रीकल्चर। इसी को बोलते हैं झूम कृषि। इसी को बोलते हैं हमारे छत्तीसगढ़ के अबुझमाड़िया लोग पेद्दा। इसी को बोलते हैं आपका बैगा लोग बेवार, मैकल से आने वाले। इसी को आपका गरियाबंद के और सिहावा नगरी के आपका कमार लोग बोलते हैं दाहिया। और इसी को आपका तुम्हारा पहाड़ी कोरबा लोग बोलते हैं दहिया। चारों प्रश्न पूछेगा बेटा, रटना है अब इसको। ये है झूम कृषि, उत्तर पाषाण काल। कृषि की सबसे परंपरागत पद्धति को क्या बोलते हैं, प्रश्न कई हजार बार पूछा जा चुका है आज तक। क्या बोलते हैं, बोलने से स्थानांतरित कृषि, झूम कृषि। इस खेती को करने से आज भी हमारे छत्तीसगढ़ में आपका ये जातियों में प्रचलित है। जब इस खेती को आपका बुझमाड़िया लोग करते हैं, तब ना वो बोलते हैं उसको झूम कृषि नहीं बोलते, झूम कृषि असम में बोलते हैं। अबुझमाड़िया लोग क्या बोलते हैं, पेद्दा, बुक में लिखा हुआ है। ओके, बैगा लोग क्या बोलते हैं, बेवार। उसी को है वही, नाम बस चेंज होगा। प्रश्न करेगा आपको कि बेवार लोगों के स्थानांतरित कृषि को क्या बोलते हैं, बेवार बैगा लोगों का, अबुझमाड़िया लोगों का पेद्दा, कमार लोगों का दाहिया। दाहिया और आपका दा को द कर दो, दहिया, अपना पहाड़ी कोरबा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, उत्तर पाषाण काल, धनपुर, पशुपालन की शुरुआत, कृषि की शुरुआत। लेकिन कौन सा कृषि, स्थानांतरित। ओके, खेती किया, अनाज से पेट भरा, शाकाहारी से मांसाहारी। अभी भी आपका कभी मांस खा रहा है, कभी वो जो पौधा उग रहा है उसके दाना खा रहा है, वो दोनों खाने लगा। इस प्रकार से धीरे से उसका खान पान भी क्या हुआ, चेंज। जब वो मध्य पाषाण काल में घूम रहा था शिकार करने के लिए, तो शिकार करने के लिए घूम खरगोश खोज रहा है, यहाँ वहां नहीं मिल रहा है, शाम तक तड़प रहा है भूख के मारे। अचानक दिखा कि एक खरगोश ससुर जला हुआ है, आग को लगा रहा होगा जंगल में, जल के मर गया था वो, कुछ नहीं मिला उसको। तो मरा हुआ जला हुआ खरगोश को खाया, टेस्टी लगा। लगेगा कि बे कच्चा खाओगे अब भूंजा हुआ खाओगे, भूंजा हुआ हो गया ना ये, तो टेस्टी लगा। अरे ससुर, ये तो भूंज के खाने से क्या है, मजा है। सही बोल रहा हूँ, हाँ जीपन, समझ में आ रहा है। ओके, बोले ये तो गजब की बात है, आप भूंजा खाओ तो टेस्टी लगता ही है। भूनते हो कि नहीं, सब जानता हूं मैं, हाँ। ओके, वो खरगोश भून रहा था, तुम लोग मुर्गा भूनते हो, अंतर बस इतना है ना। देखता हूँ कैसे चुपचाप, सबको जानता हूं, समझे।
हाँ यस सर बोला करो, ये लोग क्या जानेंगे, ये आज तक टेस्ट ही नहीं जाने, जानते रहे। हाँ एक दिन भूंज खिलाएंगे तेरे को, भुंजिया जनजाति, भूंज के खाया, मजा आया ससुरे को, बोले भाई रोज भूंज के खाना है, ये तो बड़ा टेस्टी है। तो सोचा भूंजे कैसे, आग तो है नहीं, तो देखा ससुरे क्या होता, आग लगता है जंगल में, कैसे लगता है, बांस घिस रहा है ना, दो बांस, और रगड़ रगड़ के आग लग रहा है। देखता रहा, जंगल में रहता था, मैं देखता रहता था। मैं कोई एक दिन की बात नहीं कर रहा हूँ, 100,000 साल की यात्रा की बात कर रहा हूँ। तो रोज देख रहा है, मतलब 100 साल 50 साल से देख रहा है वो। अरे जब भी दो बांस घिस रहे हैं मतलब आग लगता है, ये सीखा होगा वो। तो बोला कि खुद रगड़ा जाए, और खुद दो बांस को रगड़ के देखा, आग लग गया। ओके, अग्नि का आविष्कार, मध्य पाषाण काल। अग्नि प्राकृतिक है, आविष्कार नहीं हुआ है, लेकिन इसने क्या किया, अग्नि को अपने नियंत्रण में ले लिया। अग्नि तो प्राकृतिक है, फायर क्या है, नेचुरल है, प्रकृति से मिला है, लेकिन पहले हमारे कंट्रोल में नहीं था। मध्य का पाषाण काल के मानव ने क्या किया, कंट्रोल कर लिया। बोले जब चाहे जला लो, जब चाहे बुझा लो। यही तो हुआ ना, जब दो बांस को रगड़ा तो जल गया, मतलब जब चाहे जला लो। इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, अग्नि का आविष्कार। एक्चुअल में अग्नि का आविष्कार नहीं है, क्योंकि तो प्राकृतिक है, लेकिन क्या हो गया अग्नि का, इसी को हम बोल देते हैं आविष्कार। तो पूछ दिया तो कब, मध्य पाषाण काल। ओके, कबरा पहाड़, उत्तर पाषाण काल हो गया, खेती कर रहा है यहां वहां वहां, बदल बदल के खेती करने में देख रहा है कि पानी की जरूरत पड़ती है। पशु पाला है, देख रहा है कि पशु पालने के लिए पानी की जरूरत पड़ती है। ओके, तो आसपास कुआं वगैरह या घाटी वाटी जो रहा होगा उसका प्रयोग करता रहा होगा वो, लेकिन उसको जरूरत लगातार पड़ रही थी, पानी कहां मिलेगा, वो महसूस कर रहा था। तो महसूस करते करते मैं सोचा कि क्यों ना पानी का परमानेंट आपका सॉल्यूशन ढूंढा जाए। तब वो कबरा पहाड़ से निकला, अब पहुंच गया महानदी के किनारे। बोले ससुर अब यहां रहा जाए। ये मैं एग्जांपल बता रहा हूं। ऐसा ही भारत के जितने आपका जंगलों में रहने वाले आपका ये मानव लोग थे, ये सब आपका जंगल से निकले, अब पहुंच गए सिंधु नदी के किनारे। जंगल छोड़ दिए, पहुंच गए सिंधु नदी के किनारे, जहां नदी था। ओके, क्योंकि वहां पानी आसानी से क्या है, उपलब्ध। ये जो जंगल में खेत बनाया था, सिंधु नदी के किनारे बनाया, वही खेत को उगाया। हर साल देखा कि आपका उत्पादन हो रहा है, लेकिन उत्पादन घट नहीं रहा है। हर साल उत्पादन कर रहा है, तो भी जो जंगल में घट रहा था यहां घट नहीं रहा है, हर साल उतना ही हो रहा है। क्यों, क्योंकि आपका सिंधु नदी किनारे है। हर साल बाढ़ आता था, बाढ़ से उसे खेत में नया मिट्टी बिछता था, खादर मिट्टी, खादर, बंगाल अपना गंगा का मैदान, सबसे आपका उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी को खादर बोलते हैं। जो बाढ़ आने से आपका नदी के बालू आसपास जो खेतों में फैलता है, उसी को नवीन जलोढ़ बोलते हैं, जिसको बोलते हैं खादर मिट्टी। पीएससी का सबसे फेवरेट क्वेश्चन। तो सिंधु नदी किनारे जब आपका खेत बनाया, फसल लिया, फसल कटने के बाद बाढ़ आया, नया मिट्टी बीज गया, फिर फसल लिया, फिर पहले जैसे हुआ, क्योंकि वो तो नया मिट्टी बीज रहा है, मतलब उपजाऊपन कायम रहेगा ना, घटेगा नहीं उसका। अब वो देखा कि अरे यार यहां तो खेती करने से सूर्य घाट घट नहीं रहा है, मतलब नया खेत बनाने की आवश्यकता नहीं। बोले ये खेत परमानेंट हो गया। अब जब उसका खेत परमानेंट हो गया, तब बोला कि अब यहां पर परमानेंट रहा जाए, इसलिए क्या बना लिया, घर।
ओके, स्थायी बस्तियों का विकास, गांवों का विकास, नवपाषाण काल, और शुरू हो गया यहां से आपका सिंधु घाटी सभ्यता। ओके, हमारे छत्तीसगढ़ में चितुआ डोंगरी, राजनांदगांव पढ़े अपन, चितुआ डोंगरी, नवपाषाण काल, ये रटना है आपको। पढ़े हैं पहले पूर्व पाषाण काल सिंघनपुर, मध्य पाषाण काल कबरा पहाड़, उत्तर पाषाण काल धनपुर, नव पाषाण काल चितुआ डोंगरी, राजनांदगांव, अर्जुनी, बालोद, बताया था जस्ट आपका राजनांदगांव के बाजू में, बताया था रे, और तेरम रायगढ़। नव पाषाण काल की जानकारी 3 जगह से मिलेगा, चितुआ डोंगरी राजनांदगांव से, बाजू में आपका अर्जुनी बालोद से, और तेरम आपका रायगढ़। नोट्स में सब है, ये रटना है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पीएससी में जाकर देखना, 3-4 प्रश्न मिलेगा आपको। ओके, तो ये हो गया आपका पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, उत्तर पाषाण काल, नव पाषाण, चारों के आपका एग्जाम्पल सिंघनपुर, कबरा पहाड़, धनपुर, चितुआ डोंगरी, अर्जुनी, तेरम। ओके, पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम सिंघनपुर की गुफा के बाजू में, सिंघनपुर की गुफा सबसे प्राचीन गुफा, एक इंपॉर्टेंट, एक सबसे पूरा पाषाण काल का मतलब सबसे प्राचीन। मान लो छठे प्रश्न करता है कि सबसे पुराना गुफा कौन सा है, सिंघनपुर की गुफा। सबसे आदिम मानव, सबसे आदिम मानव को बोलते हैं अपन ह्यूमन, EVMAN, ह्यूमन, और सबसे आदिम महिला को बोलते हैं मरमेड। नोट्स में लिखा है, टेंशन की बात नहीं। तो ह्यूमन और मरमेड दोनों की जानकारी कहां से मिला है, बोले सिंघनपुर की गुफा से। शिकार करता हुआ मानव, शिकार करता हुआ मानव, आपका हिरण आगे आगे भाग रहा है, पीछे मानव जो है आपका पत्थर को लेकर दौड़ा रहा है, ये आपका शैल चित्र मिला है, जिसको बोलते हैं हंटिंग मानव। शिकार करता हुआ मानव का चित्र कहां से मिला, सिंघनपुर की गुफा। ओके, रॉबर्टसन रेलवे के इंजीनियर पढ़े अपन, इन्हीं का दोस्त था एंडरसन, रेलवे का ये भी आपका अधिकारी था एंडरसन। इसी ने आपका इस सिंघनपुर की गुफा को पहली बार देखा। रॉबर्टसन पढ़े न रे, मर गया, उसी का दोस्त एंडरसन। तो सिंघनपुर की गुफा की खोज कौन किया बोलने से, एंडरसन 1912, रॉबर्टसन 1903, पढ़े रे। ओके, लेकिन खोजा वो, बता दिया, भाग गया। थोड़े दूर में रहता है बालपुर, अरे वहीं से जहांगीर चांपा में बालपुर पड़े, किरारी के नीचे, यहां के हैं आपका लोचन प्रसाद पांडे। उनको पता चला, वो गए देखे, अरे यहां तो आपका पाषाण काल की जानकारी। उन्होंने अपनी किताबों में क्या किया, प्रकाशन। तो प्रकाशन में कौन लाया बोलने से आपका लोचन प्रसाद पांडे। दोनों प्रश्न अलग अलग है। खोजा कौन, एंडरसन। प्रकाश में कौन लाया, लोचन प्रसाद पांडे। ये याद रखना है, सिंघनपुर की गुफा। याद हुआ। हंटिंग मानव का चित्र कहां से मिला है, यहां से। ह्यूमन मरमेड का कहां से मिला है, यहां से। सबसे प्राचीन है, एंडरसन ने खोजा। और आपका लोचन प्रसाद पांडे, थोड़े दूर में गांव है ना उनका, अपन पढ़े जांजगीर चांपा डभरा के नीचे। ओके, प्रकाश में लाए, ये हुआ सिंघनपुर की गुफा। ओके, दूसरा कबरा पहाड़।
कबरा पहाड़ के बारे में याद रखना, सबसे ज्यादा आपका पाषाण काल की जानकारी कहां से मिला है बोलने से कबरा पहाड़। सबसे प्राचीन जानकारी सिंघनपुर, लेकिन सबसे ज्यादा कहां से? कबरा पहाड़। वहां से दुनिया भर का शैल चित्र मिला है। शैल माने पत्थर, पत्थर में उकेरित चित्र को क्या बोलते हैं? शैल चित्र। उस समय के मानव के पास ये तुम्हारा कोई पेन तो था नहीं चित्र बना दे। वो क्या करता था? बड़े बड़े पत्थरों में गेरू, गेरू गेरू बोलने से लोहा का जो ऑक्साइड होता है, लोहा का जो कच्चा लोहा होता है उसको आपका गेरू बोलते हैं। फेरस ऑक्साइड और फेरिक ऑक्साइड होता है ना, तो उसका एक टुकड़ा टुकड़ा क्या बोलते हैं गांव में? गेरू। उसको रगड़ोगे ना तो लाल रंग का चित्र रेखा खिंचाता है। पेंसिल, पेंसिल कौन सा रंग का? लाल। इसी को बोलते हैं गेरुआ रंग। तो हमको आपका जो भी आपका पाषाण काल की गुफाओं से जानकारी मिली है, शैल चित्र मिले हैं, सब गेरुआ रंग में है, याद रखना। ऐसे ही गेरुआ, गेरुआ मतलब हल्का लाल, ऐसे गेरुआ रंग का आपका छिपकली का चित्र मिला है कबरा पहाड़ से। छिपकली का, घड़ियाल का, ये दोनों याद रखना है। और वहां हंटिंग मैन का मिला है, यहां रोमैन का। रोमैन मतलब एक के बाद एक पंक्ति में खड़ा हुआ मानव, जिसको बोलते हैं पंक्तिबद्ध मानव, रोमैन। रोमैन का जानकारी चित्र कहां से मिला है बोलने से कबरा पहाड़। हंटिंग मैन का सिंघनपुर, ये कबरा पहाड़। कोई दिक्कत? धनपुर यदि यहां पर है, पेंड्रा के पास, उत्तर पाषाण काल, यहां जानकारी मिलती। लेकिन धनपुर याद रखना, तुमको पाषाण, उत्तर पाषाण काल की जानकारी कहां से मिला है बोलने से धनपुर है, तो आपका एक क्वेश्चन है। लेकिन हमारे छत्तीसगढ़ में धनपुर की सबसे खासियत यह है कि हमारे छत्तीसगढ़ में जैन धर्म का सबसे प्राचीनतम व्यवसायिक केंद्र धनपुर है। इसको ज्यादा पूछेगा वो, जैन धर्म का है उत्तर पाषाण काल का है। अगर उत्तर पाषाण काल में पूछा तब तो ठीक है, लेकिन मान लो जैन धर्म में भी पूछा तो भी आंसर क्या होगा आपका? धनपुर। आज जैन धर्म के केंद्र नकपुरा है, पढ़े अपन, लेकिन सबसे प्राचीनतम व्यवसायिक केंद्र कौन सा है पूछेगा तो नकपुरा नहीं मारना है, धनपुर मारना है। ओके, जैसे अभी अपन में पढ़े थे एसीएफ के पेपर, देखना तुम्हारा भोंगापाल पूछा है, भोंगापाल पढ़े ना? भोंगापाल कोटा टोल पढ़ा है, पूछा है कोरिया वाला, सीतामढ़ी के बाजू वाला पढ़ाऊंगा अभी। ओके, एशिया में पूछा अभी, तो ऐसे ही आपका जैन धर्म का केंद्र पूछेगा तो मारना पहले तो नकपुरा है, नकपुरा ऑप्शन में है तब तो नकपुरा मारना है। लेकिन प्राचीनतम आपका व्यवसायिक केंद्र ऐसा लिखा रहेगा तो लगाना है धनपुर। ये धनपुर हो गया। उसके बाद है नवपाषाण काल, चितवा डोंगरी। आपका डॉक्टर रमेंद्रनाथ मिश्र, डॉक्टर रमेंद्रनाथ मिश्र हमारे छत्तीसगढ़ में इतिहास के इतिहासविद और आपका खोजकर्ताओं में सबसे फेमस नाम में से एक नाम है रमेंद्रनाथ मिश्र, और दूसरा नाम है भगवान दास बघेल। ओके, जीडी कांबले, आपका मोरेश्वर राव दीक्षित, ये सब नाम बताऊंगा तुम लोग धीरे धीरे में। तो दो नाम है पहले पकड़ना है, रमेंद्रनाथ मिश्र और भगवान दास बघेल। चितवा डोंगरी नवपाषाण काल का स्थल है, एक प्रश्न, कौन खोजा? दूसरा प्रश्न, ये याद रखना है। सिंघनपुर की गुफा की खोज करता और चितवा डोंगरी की खोज करता, दोनों याद रखना है, बाकी छोड़ देना है। उसका आपका तुम्हारा एंडरसन और आपका लोचन प्रसाद पांडे, जो दिया रहेगा उसके हिसाब से लगाना है। और यहां आपका लगाना है रमेंद्रनाथ मिश्र, प्रश्न आ चुका है ये। और दूसरा नाम भगवान दास बघेल, ये आपका चितवा डोंगरी। साहब तुम्हारे नोट्स में, डोंट वरी, टेंशन लेने की बात नहीं है, अभी दूंगा। ये 3 रो में आपका इसको रखना है,
पाषाण काल को। पाषाण काल छत्तीसगढ़ में पाषाण काल 3000 BC से पहले 4 भाग करो। पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, उत्तर पाषाण काल, नव पाषाण, 4 भाग हुआ। चारों का आप उदाहरण दे दो। सिंघनपुर, कबरा पहाड़, धनपुर और चितवा डोंगरी। उसके बाद इनके विशेष बात, सिंघनपुर सबसे प्राचीन, आपका हंटिंग मानव, ह्यूमन और मरमेड, एंडरसन खोजकर्ता और आपका लोचन प्रसाद पांडे। खत्म। दूसरा आपका आ जाओ, कबरा पहाड़, सबसे ज्यादा जानकारी, रोमैन, गिरवा रंग में आपका छिपकली और घड़ियाल का चित्र। ओके। उसके बाद धनपुर आएगा, जैन धर्म का केंद्र। उसके बाद चितवा डोंगरी आएगा, रमेंद्रनाथ मिश्र, भगवान दास बघेल। ये 3 रूम पकड़ना है। याद हुआ? चले आगे। इसके बाद ये तो हो गया आपका शैल चित्र। पाषाण काल के मानव का आपका एक आदत क्या था कि जब कोई मनुष्य मर जाता था, डेड बॉडी, तो जैसे अभी हम लोग डेड बॉडी को आपका दफना देते हैं या जला देते हैं, ये लोग भी दफनाते थे। लेकिन हमारे टाइप का गड्ढा खोद करके डेड बॉडी को डाल करके मिट्टी डालना ऐसा नहीं करते थे। हल्का सा मिट्टी को हटाए, डेड बॉडी को डाले और बड़ा सा पत्थर को लाकर ऊपर में डाले। इसी को बोलते हैं पाषाण घेरा, इसी को बोलते हैं डॉलमेन। आप देखना, हमारे छत्तीसगढ़ में अक्सर आप ट्रेन में या सड़क में जाते रहोगे तो कई गांव ऐसे आते हैं जो पूरा मैदान है, आसपास पहाड़ वहाड़ नहीं है, लेकिन मैदान में खेत में अक्सर बड़ा बड़ा पत्थर जो है आपका पड़ा हुआ है, जबकि वो पहाड़ी एरिया का इलाका नहीं है, वो फिर भी मिलेगा। वो पत्थर कोई पहाड़ का हिस्सा नहीं है, वो ऐसे ही आपका पाषाण काल के मानव ने अपने डेड बॉडी को डिस्पोज करने के लिए जो पत्थरों को गड़ाया था, वही पत्थर आज मौजूद है, जिसमें पड़े अपन करका भाटा, चिरचारी, सोरर, करही भदर, बनेरी, गढ़ धनोरा और आपका गामावाड़ा। याद है? ये सब जगह से क्या मिला है? डॉलमेन, पाषाण घेरा। तो पाषाण घेरा कहां कहां से मिला है बोलने से याद रखना, बालोद जिला से, कोंडागांव जिला से और दंतेवाड़ा। पढ़े हैं कि नहीं? कि भूल गए? हाँ, ओके। जबकि पाषाण काल के मानव के द्वारा जो पत्थर के औजार प्रयोग में लाए गए थे, आज वो औजार और प्रयोग करने के बाद पाषाण काल का मानव यहां वहां फेंक दिया है, जगह जगह पड़ा हुआ है। तो हमको जगह जगहों से पाषाण काल के मानव के द्वारा प्रयोग किया गया औजार मिला है, खास करके नदी के घाटी वाले इलाका में, जिसमें से सबसे पहला नदी है महानदी घाटी, दूसरा है मान नदी घाटी, पढ़े ना, तीसरा है इंद्रावती नदी घाटी और चौथा है तेल नदी घाटी, जो कि गरियाबंद जिला में आपका जस्ट निकलता है, उड़ीसा में घुस जाता, तेल नदी। ये चारों नदियों के घाटी क्षेत्रों से हमको पाषाण काल के मानव के द्वारा प्रयोग किया गया औजार यहां वहां बिखरा हुआ हमारे आपका पुरातत्वविदों को प्राप्त हुआ। कहने का मतलब इन नदी घाटियों के आसपास मनुष्य निवास करता था आदि, तभी तो आपको उसके आसपास उनका द्वारा प्रयोग किया गया औजार मिलेगा। ओके, इसमें शिवनाथ वगैरह मत मार देना, ये 4 नदी घाटी से मिला है आसपास से। ओके, और अन्य पाषाण काल के अन्य जगहों में सब कहां से लेना? रायगढ़ से। रायगढ़ पढ़े अपन?
बसनाझर, करमागढ़, पनेरे, ओंगना, ओंगना, बसनाझर, करमागढ़, ये धर्मजयगढ़ और आपका घरघोड़ा के बीच, याद है। और आपका तुम्हारा जो अपना तमनार, तमनार और कबरा पहाड़ के बीच, भैंसगढ़ी, खैरपुर, टीपाखोल, भंवरखोल, पढ़े हैं कि नहीं? बेटा हो तुमको बोला था मैं पढ़ाते समय ढंग से रटे रहो, बोला था। उस समय मस्ती जो मारा होगा ना भी हवा में है वो, तो जो ढंग से पढ़ा है ना उसके लिए ऐसा ही है। पढ़िए रे जीपन, याद है? अच्छा रंगारी, पक्का? नोट्स में है, सब लिखा हुआ है। एक बार रिवाइज मार दो। रिवाइज मारते समय वो जो अपन मैप पढ़े, दिमाग को मैप में घुमाना, एकदम ट्रेस हो जाएगा। ओके, इतनी जानकारी आपको याद रखना है डियर। पाषाण काल, ओके पक्का? तो आज नोट्स में जो दूंगा ना उसमें सब है, जितना बताया हूं, जैसा बता रहा हूं वैसे की वैसी है। जाकर रात में एक बार मारना रिवाइज, पूरा याद। चले आगे। अब यहां से तुमको बताया था मैं कि उत्तर वैदिक काल ब्लैंक जाएगा। वैदिक काल के बारे में बताया था ना। वैदिक काल मतलब पहले तो सिंधु घाटी सभ्यता आएगा, तो पाषाण काल के बाद मानव का इतिहास सिंधु नदी और उसके आसपास के क्षेत्रों तक सीमित था। ओके, क्योंकि सब कहां चले गए? सिंधु नदी के किनारे। सिंधु नदी और हमारे छत्तीसगढ़ के बीच मीलों की दूरी है। सिंधु नदी मतलब पाकिस्तान और हमारा छत्तीसगढ़ मतलब ये है। आज हमारे पास हम पाकिस्तान के बारे में कुछ नहीं जानते हैं, तो उस समय पाकिस्तान के लोग इतना छत्तीसगढ़ के बारे में कैसे जानते रहे होंगे? न ट्रेन था, न मोबाइल था, न सड़क था, न कुछ नहीं था। ओके, इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता 3000 से आपका 1500 BC। ओके, तुम लोग आपका प्राचीन भारत का इतिहास नहीं पढ़े हो? नहीं पढ़े हो? ये जो बता रहा हूं समझ में आ रहा है? कैसे आएगा बे? तुम बताया था? कौन? मैं बताया था? क्यों बताया था? हा? पढ़ा चुका हूं पहले, फिर पढ़े मेरे से? डबल पढ़े हो रहे? ए टूरी, 100 रुपए और ले, एक क्लास का 100 रुपए डबल पढ़ने का। बेटा और डबल और पढ़वाते हो मेरे से? बड़ा गड़बड़ हो। पक्का? लो चलो ठीक है, पढ़ा दिया। तो तुम लोग इसको भी नहीं पढ़े होगे, ये सिंधु घाटी को? हाँ, खैबर दर्रा, बोलन दर्रा, तुमने बताया था। तो इन लोग नहीं पढ़े हैं जो। दुखी नहीं होने का है, मैं हूं ना। आओ, फिर पढ़ लेंगे, उसमें क्या है। लेकिन क्लियर कट बताना मेरे को, पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो। हाँ चलो, तो सिंधु घाटी सभ्यता अपन पढ़ेंगे नहीं उसके बारे में, लेकिन उसको जानना पड़ेगा कि वो हमारे छत्तीसगढ़ से नहीं मिला तो क्यों नहीं मिला, इतना बस जानना है।
बाकी सिंधु घाटी सभ्यता को तुम लोग भारतीय इतिहास में पढ़ोगे, क्योंकि अगर उसको पढ़ाया मतलब बहुत टाइम लगेगा। मैं पढ़ाया था, समझ गए? तो अपन चलते हैं आगे। सिंधु घाटी सभ्यता जितना जरूरत का है अभी यहाँ पर उतना बता रहा हूं मैं, समझ गए? वैदिक काल को उतना ही बताऊंगा जितना जरूरत का है, और अपन आगे निकलते चलते हैं। ओके, जब इतिहास टॉपिक शुरू होगा तो प्राचीन भारत के इतिहास में सब ये सब तुमको पढ़ाया जाएगा। अभी जस्ट आपका इसके बाद शुरू होगा मेरे ख्याल से, जब आधुनिक भारत हो चुका है ना सबका। हाँ, तो प्राचीन से फिर शुरू होगा। आधुनिक पहले इसलिए पढ़ाया गया है क्योंकि ज्यादा क्वेश्चन वहां से आता है। इधर छूट भी जाएगा तो कोई बहुत विशेष फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन आधुनिक भारत पढ़ा हुआ होना बहुत जरूरी है, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन कहां से आएगा? आधुनिक भारत। इसलिए उसको पढ़ना, रिवाइज मारना शुरू करो, पढ़े हो तो। इतिहास को जब तक रिवाइज नहीं मारोगे तो आपका सब साफ हो जाएगा। देखो, जैसे कि आपका पाषाण काल की सभ्यता 3000 BC में, पाषाण काल मतलब जंगलों में रहने वाले लोग। अब क्या किया आपका, जंगल को छोड़ के उस समय का सबसे फेमस नदी बोलने से सिंधु नदी, तो सिंधु नदी और उसके जो सहायक नदियां हैं, जितनी सहायक नदियां हैं, ओके, सिंधु और सहायक नदियां उनके आस पास आकर के बस गए। ओके, और जब वहां पर आकर के बसे तो अभी तक यद्यपि कच्चा मांस को खाता था आदमी सबसे पहले वाला काल में, धीरे से भूंज के खाया। कच्चा मांस को खाना और उसी को भूंज के खाना, दोनों में बहुत बड़ा अंतर है टेस्ट का। समझे? रंगारी देख तो कैसे लाल टपक रहा है इसका। टपकना ही चाहिए, जिसके में नहीं टपक रहा है गए वो, जीना बेकार है उसका। अरे खाने का स्वाद ही नहीं, टेस्ट। जब इतना मैं बोल रहा हूँ मुंह में पानी नहीं आ रहा है तो कितना भी पैसा कमाओ का कर लोगे, क्योंकि कमाता आदमी खाने के लिए, और खाओगे टेस्ट नहीं आएगा तो खाओगे क्यों? इसलिए समझ जाओ, जिसके जिसके में लार आ रहा है वो ठीक है, और जिसके में नहीं आ रहा है उसका जीना बेकार। आ रहा है रे? अभी भी नहीं आया इसको? दिखा, मुंह दिखा। अरे मांस को मांस बोले थोड़ी, उसके तरीका, भूंजे भूंजे शब्द का प्रयोग करोगे तो आना शुरू। आता है रे? आ रहा है रे टूरा लोग? देखे, इधर का जीना बेकार। तो आपका दोनों में जो मैं बात समझाने का प्रयास करूं उसको समझना है। कच्चा मांस को खाए और भून के खाए। कच्चा मांस खाना बारबेरियन लाइफ, भूंज के खाना सिविलियन लाइफ। कल कच्चा खाए और आज भूंज लिए, मतलब आज आप क्या हो गए? सिविल। पूरा सिविल नहीं भी, सिविल की शुरुआत, सभ्यता की शुरुआत। और इस प्रकार से मानव के जीवन में सभ्यता का संचार होना शुरू। और इस प्रकार असभ्य मानव, जंगली मानव धीरे से क्या होने लगा? सब। अभी तक कच्चा मांस खा रहा था, अब भून के खा रहा है। अभी तक मांस खा रहा था, अब आपका अनाज भी खा रहा है। अभी तक जंगलों में रहता था, अब घर बना के रह रहा है। अभी तक कपड़ा नहीं पहनता था, अब कपड़ा भी धारण कर रहा है। मतलब धीरे धीरे उसके में सभ्यता के नए नए आपका अंश क्या हो रहे हैं? शामिल। सभ्यता की शुरुआत। तो जब वो सिंधु घाटी के तट पर पहुंचा उसके में सब आ चुका था। इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता मानव इतिहास की विश्व की पहली सभ्यता। अभी तक का पाषाण काल मानव था लेकिन सभ्यता नहीं थी। न सामाजिक जीवन था, न पारिवारिक जीवन था, न धार्मिक जीवन था, न आर्थिक जीवन था, कुछ नहीं था। ये सब जब आ गया तो मनुष्य क्या कहलाया? आपका सभ्य।
और उसका समाज क्या कहलाया? आपका सभ्यता। और इस प्रकार से आपका दुनिया का सबसे पहली सभ्यता आपका सिंधु घाटी सभ्यता। इसी के समकालीन चीन की सभ्यता, चीन में आया तो उसी के बाद जो मैं, अब तुम लोग वर्ड नहीं जानते हो ना यार मनोज, गड़बड़, वर्ड नहीं पढ़े हैं लोग, जैसे टंडन तुम लोग पढ़े हो लेकिन इसीलिए समय रहते एडमिशन लेना चाहिए, तो बाद में आता नालायक को। पहले वर्ल्ड पढ़ना चाहिए, फिर भारत पढ़ना चाहिए, फिर छत्तीसगढ़ पढ़ो, मजा आ जाएगा। क्या तो इतना मजबूरी है अपने को, वो दोनों को छोड़ के सीधा छत्तीसगढ़ पढ़ना पड़ रहा है सिलेबस की वजह से, समझे? इसलिए समझने में क्या होता है आपका दिक्कत। कोई बात, चलते हैं। देखो, तो सिंधु नदी और उसके तटवर्ती इलाका, ये है आपका सिंधु घाटी की। सिंधु घाटी का मतलब सिंधु नदी नहीं, सिंधु नदी और उसके जितने ट्रिब्यूटरीज हैं, सहायक नदियां हैं, सबको मिलाकर बोलते हैं सिंधु घाटी। ओके, जैसे देखो आप कि अपना जो ये अपना इंडिया है, ये ऐसा आपका ये आपका मानसरोवर झील, कैलाश पर्वत, तिब्बत का पठार, राकसताल झील, ट्रांस हिमालय, हिमालय के उधर के हिमालय को बोलते हैं ट्रांस हिमालय। ओके, ट्रांस हिमालय जो वर्तमान तिब्बत चीन में है, वहां से निकलती है सिंधु नदी, हिमालय के उस पार से, और हिमालय को पार कर किधर आती। ओके, ये सिंधु नदी यहां से निकल करके ये यहां से आपका इंडिया में प्रवेश करके आया, ऐसा पाकिस्तान में जाकर के। ये आपका अरब सागर, यहां से समुद्र शुरू हो जाता है, ये कराची है पाकिस्तान का, यहां पर जाकर के बंगाल की खाड़ी में गिरती, अपना अरब सागर में। ओके, ये जो आपका नदी है, इसके आसपास का पूरा क्षेत्र, जैसे गुजरात है, ये राजस्थान है, ये पंजाब है, ये हरियाणा है, जम्मू कश्मीर, यह सब के सब आएगा आपका सिंधु घाटी सभ्यता, क्योंकि सिंधु घाटी की सहायक नदियां ये सब बह रही हैं, इसलिए ये आएगा, ये आएगा, ये सब आता है किसमें? आपका सिंधु घाटी सभ्यता। तो आपका पाषाण काल के बाद, पाषाण काल का मनुष्य यहां आके बस गया, अब सिंधु घाटी की आपका जिंदगी चल रहा है। इसी समय ये जो आपका हमारा इंडिया है, इसके ऊपर को हम बोलते हैं मध्य एशिया, मिडिल एशिया, ये वो मिडिल एशिया कहलाता है, और ये कहलाता है आपका हिमालय पर्वत, और यहाँ ये जम्मू कश्मीर पाक अधिकृत कश्मीर, ये पीओके, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है, ये है पामीर का पठार। ये यहां से एक पर्वत श्रृंखला इधर निकलती है अफगानिस्तान की ओर, ये गांधार है, ये इसी को बोलते हैं हिंदू कुश पर्वत, जो जम्मू कश्मीर से पश्चिम की तरफ सीधा भागती है, जो अफगानिस्तान जाती है वही है हिंदू कुश। ओके, और इसके ऊपर का भाग को बोलते हैं मध्य एशिया, मध्य एशिया जहां पर स्टेपीज घास का मैदान है, और यहां पर पशु पालने वाले जनजाति निवास करते थे, जो लोग कबीले में रहते थे, और कबीले में जानवरों को चराते चराते ऐसे आगे बढ़ते जा रहे हैं, चारा खत्म होते जा रहा है, आगे बढ़ते जा रहा है। एक कबीला ये है आगे में है, उसके पीछे बी कबीला ये है आपका जस्ट पीछे है,
सी कबीला ऐसा, ये तो कबीले वाले हैं, झुंड में जानवर को चरा रहे हैं, चारा खत्म होते जा रहा है, आगे बढ़ते जा रहे हैं। और ऐसे आगे बढ़ते बढ़ते यह खैबर दर्रा और यह बोलन दर्रा, एक ग्रुप, ये वाला ग्रुप ऐसे आगे बढ़ते गया और खैबर दर्रा से घुस करके यह सिंधु नदी तरफ आ गया। आया, यहां पर सिंधु घाटी सभ्यता के लोग रह रहे हैं, उनके साथ लड़ाई किया, लड़ाई करके उनको मारा और मार के उनको खत्म करके उनके जगह पे अपना घर बसा लिया। ओके, सिंधु घाटी सभ्यता जब आप पढ़ेंगे तो सिंधु घाटी के लोगों के पतन करने के कई कारणों में से एक कारण है आर्यों का आगमन। तो इस प्रकार से यहां से ये जो कबीला आया, यही कबीला है आर्य। ये लोग आए, सिंधु नदी के लोगों को मारे घाटी के और ये घर बसा लिया अपना। ओके, चूंकि सिंधु नदी और उसके आपका 6 अन्य सहायक नदियां यहां पर थे। सिंधु, यह है झेलम, यह है चिनाब, यह है रावी, ब्यास, सतलज, सरस्वती, 7 नदी। इसी 7 नदी के प्रदेश को हम बोले सप्त सिंधु प्रदेश। यहां पर आकर के बोल बैठ गए और यही है आपका ऋग्वैदिक काल। क्योंकि यहां जब बसे वो लोग, तब यहां पर आपका अपने बारे में लिखे, जिसको हम बोलते हैं आपका ऋग्वेद। और इसीलिए ऋग्वेद आपका दुनिया का सबसे प्राचीनतम लिखित ग्रंथ। लेकिन जो पीछे वाला कबीला है, ये भूल गया कि आगे वाला इधर से गया है, धोखा से वो यहां से घुस गया और यहां से घुसा, देखा कुछ नहीं है तो जाके यहां बस गया। यह है फारस की खाड़ी। फारस की खाड़ी में आसपास बस गए इधर। ये लोग कहलाए फारसी और हमारे ये लोग कहलाए आर्य। ये लोग नीचे लिखे आपका ऋग्वेद और ये लोग लिखे जेंदावस्ता। क्योंकि आगे वाला लिखने जानता है तो पीछे वाला भी जानता रहा होगा। इस प्रकार से जेंदावस्ता ऋग्वेद के लिखित ग्रंथों में सबसे समकालीन ग्रंथों में सबसे प्राचीन। दोनों प्रश्न बार बार पूछेगा आपको। फारसी लोगों के धार्मिक ग्रंथ को बोलते हैं आपका जेंदावस्ता, जो कि ऋग्वेद के समकालीन ग्रंथ में सबसे प्राचीन। पहला प्रश्न तो यह है कि दुनिया का सबसे प्राचीनतम लिखित ग्रंथ कौन सा है? ऋग्वेद है, जिसकी रचना आर्यों ने किया। कहां पर किया? सप्त सिंधु प्रदेश में। सप्त सिंधु प्रदेश मतलब जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर है ना, वहां पर बसे थे तब किए। आज हम लोग आपका जम्मू कश्मीर के बारे में नहीं जानते। जब दुनिया का इतना समाचार और आपका अपना संचार के माध्यम हो चुका है, फिर भी हम लोग जम्मू कश्मीर के बारे में पूरा नहीं जानते। तो उस समय के आर्य जो जम्मू कश्मीर के आसपास सप्त सिंधु प्रदेश में बसे हैं, वो कोसों मील दूर हमारे छत्तीसगढ़ के बारे में क्या जानेंगे? इसलिए ऋग्वेद में छत्तीसगढ़ के बारे में कोई जानकारी नहीं, क्योंकि जानते ही नहीं थे वो लोग। तो जब जानते नहीं ही नहीं तो लिखेंगे क्या? इसलिए ऋग्वेदिक काल ब्लैंक। छत्तीसगढ़ का ऋग्वेदिक काल का इतिहास बताइए बोलेगा तो अप्राप्त, कोई जानकारी नहीं। क्लियर? ये जो आपका ऋग्वेदिक आर्य लोग थे, सप्त सिंधु प्रदेश से अब आगे बढ़ना शुरू किया था। तो जम्मू कश्मीर, फिर पंजाब, फिर हरियाणा, फिर उत्तर प्रदेश, फिर बिहार, फिर बंगाल तक आ गए। ओके, उत्तर वैदिक काल। अन्य वैदिक ग्रंथों की रचना, इसी को बोलते आर्यावर्त। जहां आर्य लोग बसे, ये आर्यावर्त है। ये उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, ये वाला। इसके नीचे में विंध्याचल पर्वत है
अब विंध्याचल के नीचे में छत्तीसगढ़ है। तो जब ये लोग आर्यावर्त में थे और आपका बाकी वेदों की रचना किए तो भी छत्तीसगढ़ के बारे में नहीं जानते थे, क्योंकि बीच में कौन है? विंध्याचल पर्वत। इसलिए उत्तर वैदिक काल के बाकी 3 वेद और अन्य वैदिक ग्रंथ, ओके, अन्य वैदिक ग्रंथ बोलने से आपका उपनिषद, अरण्यक और जितने भी आपका वैदिक साहित्य हैं, किसी में भी आपका छत्तीसगढ़ के बारे में कोई जानकारी नहीं है। कहने का मतलब उत्तर वैदिक काल भी ब्लैंक। ओके, पीछे वाले नोट्स में सब लिखा हुआ है, समझना पड़ेगा ऐसा क्यों हुआ। वहां तो लिखा हुआ है, समझ नहीं है, वहां समझ यहां से आएगा। ओके, तुम्हारी क्लास कितने चलती है? हाँ, 6:30 ले रहा हूं ना मैं अभी। तो अपन कल क्या पढ़े थे? जनसंख्या में। अच्छा, पहला और आखिरी वाला हो गया है, रटा गया। उसका नोट्स मिला है कि नहीं? अरे भैया, कौन सा नोट्स लेगा तू? हाँ हाँ, ये आ गया भैया। ये है तुम्हारा पाषाण काल, पूरा जानकर जस का तस। ओके, पैसा कौन जमा नहीं किया रे? ए, हो गया? हाँ, तो नहीं होगा तेरे ठोकूंगा। ओके, ये पाषाण काल